Namaste. I welcome you all in our today's live discussion on our subject SURFACE Act 2002, Unit 17.2 of our subject BRBL. As usual, डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो या आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आपकी क्वेरी आप हमें चैट बॉक्स के थ्रू कन्वे कीजिए, तो हम आपकी क्वेरी तुरंत रिजॉल्व करेंगे। एज यूजुअल, बिफोर इनिशिएटिंग आवर डिस्कशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जेआईबी और सीआईबी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराते हैं। एज अ रिजल्ट आपकी डिसिप्लिन वे में रेगुलर प्रैक्टिस हो जाती है, रेगुलर स्टडी हो जाती है, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी सब्जेक्ट्स के डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाइए। साथ साथ यही मैसेज आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो एग्ज़ाम को अपियर कर रहे हैं उन्हीं को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। आज हम यूनिट 17 में सेकंड डिस्कशन कंडक्ट कर रहे हैं। सो लास्ट सेशन में हमने सरफेसी एक्ट के बेसिक कंसेप्ट समझ लिया था, कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया था। तो व्हाट इज सरफेसी एक्ट, ये हमारा लास्ट डिस्कशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। साथ साथ एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइब्यूनल, अगर कोई एग्रीवेटेड पार्टी है, कोई डिससेटिस पार्टी है, तो उनको अपील करना है तो कहाँ करना है, कितना पीरियड में अपील करना है। सेंट्रल रजिस्ट्री का कंसेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया था। एंड एट द एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द हाइपोथिकेशन। तो अगर किसी ने हमारे लास्ट डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बता दिए, जो पॉइंट्स हमने उसमें डिस्कस किए हैं, उसके बारे में आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट डिस्कशन आज हम आगे स्टडी करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन मीन्स एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय एआरसी फ्रॉम द ओरिजिनेटर। जब एआरसी ओरिजिनेटर से कोई भी फाइनेंशियल एक्वायर करते हैं, उस प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन कहा जाता है। ओरिजिनेटर, हु इज द ओरिजिनेटर? We have already discussed in finial previous discussion. Originator means who is the owner of the financial asset, that is either bank or NBFCs. So this is a process where non-liquidated financial assets are converted into marketable securities, that is security receipts, and that can be sold to the investor. व्हाट इज द प्रोसेस? सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें नॉन लिक्विडेटेड फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करते हैं। एंड वो जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है, सो नॉर्मली इट इज सिक्योरिटी रिसीट्स। वो सिक्योरिटी रिसीट्स हम इन्वेस्टर को बेचते हैं, ताकि वो इन्वेस्टर को बेचने के बाद जो फंड्स इन्वेस्टर हमें पे करेगा, एआरसी को पे करेगा, दैट पेमेंट इज मेड टू द ओरिजिनेटर for purchase of that financial asset. So on acquisition of the financial asset, the ARC becomes the owner of the financial asset and steps into the shoes of the lender bank or financial institution. तो जैसे ही पेमेंट करने के बाद एआरसी ने एसेट एक्वायर किया, उसके बाद एआरसी जो है उस फाइनेंशियल एसेट के ओनर बन जाते हैं। एंड वो जो लेंडर बैंक के राइट्स या लाइबिलिटीज रहती है फॉर दैट पर्टिकुलर एसेट्स, वो लेंडर बैंक के पास आती है, और उसी को कहते हैं स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द लेंडर बैंक्स और फाइनेंशियल एसेट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट। यहाँ हमने ऊपर देख लिया, सिक्योरिटी रिसिप्ट इज अ इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Security receipt is a receipt or another security receipt. A security receipt is a receipt issued by an ARC
to any qualified buyer pursuant to a scheme evidencing the purchase of undivided right, title, or interest in financial asset involved in securitization called security receipt. Security receipt का मतलब क्या है? Security receipt means any security document जो ARC ने क्वालिफाइड बायर को इशू किया हुआ है, किसके लिए? परस्यूएंट टू ए स्कीम, अकॉर्डिंग टू द स्कीम, जो कोई भी फाइनेंशियल एसेट ओरिजिनेटर से परचेस करना है, उसमें जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर किया जाता है, सो दैट प्रोसेस इट कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी रिसीट। हम और एक बार पढ़ेंगे। सिक्योरिटी रिसीट इज इशूड बाय एन ARC टू एनी क्वालिफाइड बायर pursuant to a scheme evidencing the purchase of undivided rights, title, or interest in the financial asset involved in securitization is called security receipts. So जो भी एसेट ARC परचेस करना चाहते हैं, उस एसेट्स में जो सिक्योरिटी रिसीट, जो इंस्ट्रूमेंट इशू करके उसमें जो अनडिवाइडेड राइट्स या इंटरेस्ट है वो परचेस करने की जो प्रोसेस है, उसी को जो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रोसेस की जाती है उसी को सिक्योरिटी रिसीट कहा जाता है। ARC shall issue SRs only to qualified buyers and hold and administer the financial assets for the benefit of qualified buyers. So जो ARCs जो भी सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करती है वो खाली ओनली क्वालिफाइड बायर्स को ही इशू करती है, एंड वो जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो ARC फॉर द बेनिफिट ऑफ डिसक्वालिफाइड बायर्स जिन्होंने सिक्योरिटी रिसीट्स परचेस किए हैं उनके बिहाफ पे होल्ड करती है। हु इज स्पॉन्सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्सर? Sponsor is an entity holding not less than 10% of the paid-up equity capital of ARC. So जो भी एंटिटी ARC का कम से कम 10% पेडअप इक्विटी कैपिटल होल्ड करती है उनको स्पॉन्सर कहा जाता है। ऑल दिस डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने सिक्योरिटी रिसीट का डेफिनेशन देख लिया, स्पॉन्सर का डेफिनेशन देख लिया, इस तरह से जब तक हम इस डेफिनेशंस को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे हम सरफेसी एक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और हमें उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में, एग्जीक्यूट करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ ARC का रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है? ARC कैन कमेंस और कैरी बिजनेस ओनली आफ्टर कंप्लायंस विद द फॉलोइंग टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है? It obtains certificate of registration from the RBI by applying in prescribed format. So RBI को एप्लीकेशन करने के बाद ARC को RBI से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना जरूरी है। जब तक उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक ARC अपनी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकती है। एंड सेकंड, इट हैज़ दी ओन funds at the time of registration. What is very important, at the time of registration not less than rupees 2 crore or such other higher amount as the RBI may by notification specify. जब वो RBI के पास रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करेगी उस टाइम उनका जो नेट ऑन फंड्स हैं वो कम से कम 2 करोड़ चाहिए, एंड अगर RBI ने उससे ज़्यादा अमाउंट अगर स्पेसिफाई की है तो उतनी अमाउंट होनी चाहिए। सो जब तक ये दो कंडीशंस कंप्लाई नहीं करेगी तब तक ARC अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है। as per section 3(3) of the act, as per section 3(3) of SARFAESI Act, the Reserve Bank may consider the application for registration of ARC only after they are satisfied by an inspection of record or books of such asset reconstruction company or otherwise that the following conditions are fulfilled. सो RBI कब उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगी, उनका रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कब एक्सेप्ट करेगी? RBI may consider the application for registration of ARC only after they are satisfied by an inspection of record or books of such asset reconstruction company.
जब आरबीआई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बुक्स इंस्पेक्ट करेगी, चेक करेगी, एंड उसके बाद अगर आरबीआई सेटिस्फाई हो जाती है उनके बिजनेस से, उनके ऑपरेशन से, तभी आरबीआई एआरसी को सर्टिफिकेट इशू करेगी। और दूसरा कंडीशन क्या है? एक तो ये होना है, अदरवाइज द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल। अभी अदरवाइज जो नीचे अभी हम डिस्कस करेंगे वो कंडीशंस कंप्लाई होनी चाहिए कि दैट the ARC has not incurred any losses in any of the 3 preceding financial years. ARC ने पूरे पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में लॉस इनकर नहीं किया होना चाहिए। इट मीन्स ARC शुड बी ए प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ARC प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। एंड उसमें और क्लॉज कौन सा है? एंड सच कंपनी मीन्स ARC has sufficient arrangements for realization of the financial assets acquired for the purpose of securitization or asset reconstruction and shall be able to pay periodical returns and redeem on respective due dates on the investment made by the company in the company by the qualified buyers or other persons. What is the another cause? Another clause, एक कंपनी के पास सफिशिएंट अरेंजमेंट, सफिशिएंट फंड अरेंजमेंट इतनी होनी चाहिए कि जो एसेट्स उन्होंने एक्वायर किए हैं सिक्योरिटाइजेशन परचेज के लिए, उनको जो रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा इन्वेस्टर को, वो इट शुड बी एबल टू पे इट ऑन टाइम। साथ साथ जो इन्वेस्टर ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है फॉर परचेज ऑफ द एसेट्स, उनका इन्वेस्टमेंट जब ड्यू हो जाएगा ऑन ड्यू डेट, company should be able to pay the qualified buyers on time. It means कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन सफिशिएंट होनी चाहिए कि जो उन्होंने जो जिसमें जो जो इन्वेस्टर ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उनको बैच टाइम पे मिलेगा, एंड जब उनकी इन्वेस्टमेंट ड्यू फॉर पेमेंट होगी उस दिन उनको समय में उनके अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? The directors of ARCs have adequate professional experience in matters related to finance, securitization, reconstruction। जो भी डायरेक्टर्स एआरसी में वर्क कर रहे हैं, जो भी एआरसी में डायरेक्टर्स करके फंक्शन कर रहे हैं, उनके पास अडेक्यूट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। इसके बारे में जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हुए हैं उनके पास अडेक्यूट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड नाइदर ऑफ देम हैज नॉट बीन कन्विक्टेड has not been convicted of any offense involving moral turpitude। एंड उनमें से क्यों उसमें उनमें से कोई भी व्यक्ति मॉरल टर्पिट्यूड के केस में कोई कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। The asset reconstruction company has complied with asset reconstruction company has been complied with or is in a position to comply with prudential norms specified by the RBI। RBI ने जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स इशू किए हैं उसको एआरसी कंप्लीट करती होनी चाहिए। मीन्स उसको एआरसी ने कंप्लीट करना चाहिए या उसके पास कंप्लीट करने की पोजीशन वो मेंटेन करनी चाहिए। सो जो भी आरबीआई ने प्रूडेंशियल नॉर्म्स इशू किए हुए हैं उसको एआरसी फॉलो करती होगी। सो दिस इज द फोर्थ कंडीशन। सो ये 4 कंडीशंस उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा हम एक चेंज सेंटेंस और एक बार पढ़ लेते हैं। The directors of the ARC have adequate professional experience in matters related to finance, securitization and reconstruction। जो भी डायरेक्टर्स ARC ने अपॉइंट किए हुए हैं उनमें जो डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स को फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सफिशिएंट एडेक्यूट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप टू दिस ओके। नेक्स्ट सेंटेंस एक बार पढ़ना चाहता हूँ। नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी एक, हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड, हाँ उनमें से कोई भी किसी को भी
किसी को भी कोई भी ऑफेंस के बारे में कन्विक्टेड करके डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए, उनमें से कोई भी कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। सो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज तक का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस डिस्कशन में टेक्निकल वर्ड्स बहुत है। आपको हर एक चीज़ ठीक तरह से समझना पड़ेगा, तभी हम एस एक्ट जो है ठीक तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अभी मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन ऑफ CIB एंड JIB, दैट इज़ फॉर नवंबर दिसंबर। हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रैक्टिस कराते हैं। इट इज़ वर्किंग लाइक अ शिप, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे जब आपका डिसिप्लिन वे में पढ़ाई हो जाता है, आप कंसेप्ट समझते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड एज शिप आपको भी यहाँ आपका गोल अचीव होने में हेल्प करता है, आपके स्कोर बढ़ने में यही इंटरेक्टिव क्लासेस आपको हेल्प करती है। साथ साथ आपको एक किट दिया जाएगा फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपको एक किट दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि CIB हो या JIB एग्जामिनेशन में हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, एंड उतने ही आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत पेपर कंप्लीट करने में एंड मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। फॉर CIB स्टूडेंट्स, इन एडिशन टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की केस स्टडीज़ के बारे में भी डिटेल सफिशिएंट नंबर ऑफ केस स्टडीज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि CIB एग्जामिनेशन में केस स्टडीज़ प्लेज अ वाइटल रोल। केस स्टडीज़ आपको सॉल्व करने के लिए आनी चाहिए, एंड विद इन टाइम आप उसको कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जितने ज़्यादा केस स्टडीज़ आप सॉल्व करोगे, उतने ही आपको केस स्टडीज़ के बारे में आप कंफर्ट हो जाएंगे, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दिस एंटायर कोर्स फॉर JIB इज़ अवेलेबल फॉर 3,999 रुपीज़. For CIB, it is available at 4,999 rupees. And this offer is available for first 100 participants. Subsequently, there may be revision in the offer price. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसके बारे में डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में का सभी डिटेल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। साथ साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो एग्ज़ाम को अपीयर कर रहे हैं, उन्हीं को भी कन्वे कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे, एंड आपके साथ साथ वो भी अपना CIB हो या JIB हो, जल्दी से जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा सकेंगे। सो विद दिस वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन अहेड। कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो ARC को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया है, वो कैंसलेशन कब हो सकता है। द एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड दैट द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मे बी ऑफ टू कैटेगरीज। एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया है, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसका कैंसलेशन दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज डन विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू द कंपनी। फर्स्ट कैसे, कंपनी को अपॉर्चुनिटी दे के बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, एंड अनदर केस इज कंपनी को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, कंपनी की बात सुन जाएगी, एंड उसके बाद अथॉरिटीज विल टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो फर्स्ट केस है, द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज डन without giving any opportunity to the company if the company does any of the following. So नीचे जो अभी हम केसेस डिस्कस करेंगे, नीचे जो इश्यूज डिस्कस करेंगे, अगर इसमें से कोई एक्टिविटी अगर कंपनी करती है, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन उनसे डिस्कस करने के बिना, उनको अपॉर्चुनिटी दे के बिना ही कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट, केसेस टू कैरी ceases to carry on the business of securitization or reconstruction, and or ceases to carry or hold any investment from a qualified institutional buyer. First case क्या है, ceases to carry on the business of securitization.
अगर कंपनी सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस बंद करती है तो उनका रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसल हो जाता है। और ceases to carry or hold any investment from a qualified by institutional buyer। अगर उनके पास क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है या उसमें उन्होंने होल्ड करना छोड़ दिया है, बंद किया है, इन दैट केस ऑल्सो ऑटोमेटिकली उनका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाता है। Second, fails to comply with RBI directives or maintain accounts in or fail to comply with RBI directions or fail to maintain accounts in accordance with RBI directions or accordance with the directions issued by RBI। सो आरबीआई ने जो डायरेक्शंस इशू किए सच टाइप ऑफ कंपनीज या उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए, उसको वो कंप्लाई नहीं कर रहे होंगे, या अगर उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आरबीआई के डायरेक्शंस के हिसाब से रखने हैं, अगर वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आरबीआई के डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं रख रहे होंगे, इन दैट केस आरबीआई उनका लाइसेंस या उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। सेकंड केस, cancellation is done with an opportunity to comply with the default other than the above। तो ये छोड़ के अगर कोई भी रीज़न होगा तो कंपनी को पहले जो भी डेविएशन होगा उसको कंप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एंड उसी के बाद उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। सो कैंसलेशन इज डन विथ एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लाई विद द डिफॉल्ट अदर देन द अबोव। The company whose registration is cancelled can make an appeal within 30 days, very important word, within 30 days from the date of communication of order to the central government। Company whose registration is cancelled can be made within 30 days from the date of communication of order to the central government। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर कैंसलेशन ऑर्डर इंटीमेट किया हुआ है, इन्फॉर्म किया है, उस दिन से 30 दिन के अंदर कंपनी अपील कर सकती है। कितने दिन में? द कंपनी हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल कैन मेड एन अपील विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। The company is required to be given a hearing before rejecting the appeal। एंड जब उनका अपील रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करने के पहले एक बार उनकी सुनवाई होनी चाहिए या सुनवाई हो जाती है, यू कैन से इन दैट वे। तो अगर कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया हुआ है, उस कंपनी को जिस दिन उनकी ऑर्डर का कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है उस दिन से 30 दिन के अंदर अपील करना जरूरी है। एंड अपील करने के बाद कंपनी से एक बार सुनवाई हो जाती है बिफोर रिजेक्टिंग द प्रपोजल। Acquisition of rights of interest in financial asset। ARC can acquire the financial asset of any bank or institution। ARC जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से जब कोई एसेट एक्वायर करते हैं, वो किस तरह से एक्वायर करते हैं? फर्स्ट, by issuing debentures or bonds or any other security in the nature of debenture for agreed consideration। तो जो भी कंसिडरेशन एग्री हो जाता है, जो भी अकाउंट की वैल्यू हो जाती है, उतने वैल्यू के बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं या डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। तो किस तरह से एआरसी एक्वायर करती है? बाय इशूइंग ए बॉन्ड। पर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उसको, बाय इशूइंग ए बॉन्ड or any other security in the nature of debenture for the agreed consideration। किस तरह से ARC एक्वायर करती है? डिबेंचर इशू करके, एग्रीड अमाउंट के डिबेंचर्स इशू करके ARC एसेट बाय कर सकती है। अभी डिबेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं या और भी कोई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, वो इशू करके ARC एसेट परचेज करती है। एंड सब्सिक्वेंटली entering into an agreement between on agreed terms and conditions between the banks and the securitization company as the case may be। and एक बार agreed consideration price decide होगी तो वो डिबेंचर्स बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इशू करके उसका पेमेंट किया जाता है। साथ साथ
जो एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस है दोनों में, उसी के लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है। एज पर सेक्शन 5(1)(a) ऑफ द 5 ऑफ द स्टैच्यू, सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट क्या कह रहा है? Any document executed by any bank or financial institution under subsection 1 in favor of ARC acquiring financial assets for the purpose of asset reconstruction shall be exempted from stamp duty in accordance with the provisions of the section 8F of Indian Stamp Act 1899। अगर बैंक अगर बैंक कोई भी डॉक्यूमेंट एआरसी के फेवर में एग्जीक्यूट करते हैं फॉर एक्वायरिंग फाइनेंशियल एसेट्स बाय एआरसी फॉर रिकंस्ट्रक्शन पर्पस, इन दैट केस जो स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है उसमें एग्जम्पशन मिल जाता है। एंड एग्जम्पशन कौन से सेक्शन के अंडर मिलता है? एग्जम्पशन इज अवेलेबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8F ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। तो सेक्शन 8F ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट के मुताबिक जब भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो एआरसी के लिए फाइनेंशियल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन के लिए जब एआरसी परचेस करती है, तब जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। एम आई क्लियर? अगेन एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि जब एआरसी कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन पर्पस बैंक से परचेस करती है एंड तब बैंक जो डॉक्यूमेंट एआरसी के फेवर में एग्जीक्यूट करती है उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी है दैट इज वेव्ड, दैट इज एग्जम्प्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8F ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। Notice to obliger, whatever word you can use, notice to obliger and discharge of obligation of such obliger, कि ओब्लाइगर को नोटिस इशू करने के बारे में एंड ओब्लाइगर ने अपना ऑब्लिगेशन जो है, उसका ऑब्लिगेशन क्या है ओब्लाइगर का? टू रीपे द डेब्ट, उसके बारे में वी विल सी नाउ। Issuing a notice about such an acquisition to the obliger, that is borrower, or any other person who is liable to repay the bank or financial institution is optional and not compulsory under that। ओब्लाइगर का डेफिनेशन क्या है कि आइदर बोरोअर और जिसको बैंक का जो लोन है वो रीपे करने के लिए जो व्यक्ति लायबल है उसको ओब्लाइगर किया जाता है। तो जब भी एआरसी कोई बैंकिंग कंपनी से या एनबीएफसी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एसेट परचेस करती है फॉर रिस्ट्रक्शन फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, इन दैट केस ओब्लाइगर को उसके बारे में नोटिस इशू करना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, वो उनका ऑप्शन है, इट इज़ ऑप्शनल फॉर द एआरसी। हाउएवर, if notice as said above is given to the obliger, then obliger should make such payments to the concerned ARC and such payment lead to a valid discharge of liability of the obliger making the payment। लेकिन अगर ओब्लाइगर को वो नोटिस इशू किया है, इन दैट केस ओब्लाइगर जो है, जो उसको पेमेंट करना है, लोन का रीपेमेंट करना है, वो एआरसी के साथ ही पेमेंट करेगा, एआरसी को ही पेमेंट करेगा। एंड ये जो पेमेंट वो एआरसी को करेगा, इट इज़ वैलिड डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द ओब्लाइगर। तो उसकी जो लाइबिलिटी है उसका वैलिड डिस्चार्ज है। सो अगर नोटिस ओब्लाइगर को इशू किया है तो ओब्लाइगर एआरसी को डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन विच ही इज सपोज टू रीपे। एंड इफ नोटिस ऑफ एक्विजिशन एज सेड अबो इज नॉट गिवन, अगर जैसे हम ऊपर बोलते हैं नोटिस इशू नहीं किया, तो इन दैट केस द मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द ओब्लाइगर shall be held by such bank or financial institution in trust and shall be handed over to the concerned ARC। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 6 के मुताबिक अगर ओब्लाइगर को नोटिस इशू नहीं किया है, इन दैट केस ओब्लाइगर को मालूम ही नहीं होगा, तो डेफिनेटली या नेचुरली ओब्लाइगर बैंक के पास पेमेंट करेगा। सो जो भी पेमेंट बैंक के पास किया हुआ है
या जो भी सिक्योरिटीज बैंक होल्ड कर रही है इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट, वो जो सभी चीज़ें वो बैंक को एआरसी के लिए एआरसी को हैंड ओवर करना है. If the notice of acquisition as said above is not given, the money or property received by the bank or financial institution, उस अकाउंट में जो भी पैसा डिपॉजिट किया जाएगा, जो भी पैसा उबलाइगर पे करेगा, वो पैसा दैट मनी और जो भी प्रॉपर्टी उबलाइगर की बैंक के पास होगी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, सब दोनों चीज़ें बैंक ट्रस्ट बेसिस पे होल्ड करती है. एंड उनको उन बैंक ने उस प्रॉपर्टी को या जो मनी उनके पास डिपॉजिट किया है उस मनी को एआरसी के पास हैंड ओवर करना है, एआरसी को दे देना है. उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड यहाँ काफ़ी कुछ टेक्निकल वर्ड्स काफ़ी हैं, तो इसीलिए हमें उसको समझ के लेना चाहिए. वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस इन ट्रू स्पिरिट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इन बिटवीन द लाइन्स, तभी हम एक्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. एंड दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इन योर बैंकिंग करियर. सो इस एक्ट को आप डिटेल में समझ लीजिए, सभी डिस्कशंस ऑन दिस एक्ट आप डिटेल में अंडरस्टैंड कीजिए, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. What is the primary function of securitization in the context of Surface Act? Now we will solve for question and answers. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ठीक तरह से समझ लीजिए, कंसेप्चुअली समझ लीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में पेपर में क्वेश्चंस रिप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आ जाए. What is the primary function of securitization in the context of SURFACE Act? SURFACE Act के मुताबिक सेक्रेटाइजेशन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? कन्वेइंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू फाइनेंशियल एसेट्स, converting marketable securities into financial assets, acquiring financial assets from the originator, converting financial assets into marketable securities, acquiring security receipts from the ARC. Which one is the correct answer? Acquiring financial assets from the originator is the correct answer for this question. B is the correct answer for this question. How much paid up equity capital must a sponsor hold in an ARC according to the SURFACE Act? कि स्पॉन्सर बनने के लिए कंपनी जो एंटिटी का कम से कम 10% पेड अप इक्विटी कैपिटल, टोटल एआरसी का जो इक्विटी कैपिटल होगा उसका एटलीस्ट 10% जिनका इन्वेस्टमेंट है उन्हीं को स्पॉन्सर करके माना जाता है. सो एटलीस्ट 10% ऑफ द पेड अप equity capital is a must for a sponsor to call it as a sponsor in any ARC. So कोई भी ARC में स्पॉन्सर बनने के लिए उनको एटलीस्ट 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल होल्ड करना चाहिए. सो C is the correct answer for this question. What is the minimum requirement of for own funds for an ARC to commence or carry out business according to SURFACE Act? ARC के लिए ARC का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या ARC का बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना नेट ओन फंड्स होना चाहिए? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कम से कम 2 करोड़ का ओन फंड्स होने चाहिए. नॉट लेस देन 1 करोड़, not less than 5 crores, not less than 2 crores, and not less than 10 crores. So C is the correct answer for our question. Next question. Under what circumstances the registration of an asset reconstruction company, that is ARC, can be cancelled without giving any opportunity to the company? कंपनी को नोटिस दे के बिना, कंपनी को कोई अपॉर्चुनिटी दे के बिना उनका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल किया जाता है? फेलियर टू कंप्लाई विद आरबीआई डायरेक्शंस, सीजिंग टू कैरी ऑन द बिजनेस और सिक्योरिटाइजेशन, थर्ड इज फेलिंग टू मेंटेन द अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई डायरेक्शंस, ऑल ऑफ द अबव. हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि जब आरबीआई ने कोई डायरेक्शंस दिया होगा, अगर वो कंपनी कंप्लाई नहीं करते हैं, इन दैट केस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. अगर कंपनी जो बिजनेस सिक्योरिटाइजेशन का जो बिजनेस कर रही है उसको अगर उन्होंने बंद कर दिया तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है.
एंड अगर कंपनी अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो आरबीआई के डायरेक्शंस के हिसाब से कि प्रोसेस से अगर मेंटेन नहीं करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो उनका लाइसेंस कैंसल हो सकता है. सो हियर ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट. सो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन. सो डी इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अभी हमें और काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, लेकिन बिफोर दैट अगर आपको आज का हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो अगर अच्छा लगा होगा, आपको एक्ट के बारे में काफ़ी आपने कुछ चीज़ें समझ ली होगी, इन दैट केस अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यू प्रेस दिस लाइक बटन, बिकॉज आपकी ये जो एक्टिविटी है ये मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है. आपकी ये जो एक्टिविटी है यही मेरे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. आपको अगर आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो आप इसको प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग जो एग्ज़ाम को अपियर कर रहे हैं, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे. आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे. आप अगर हमारा रिकॉर्डेड वर्जन देखोगे और आपको अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे कन्वे कीजिए. डेफिनेटली वी विल रिप्लाई इट, वी विल अटेंड इट इमीडिएटली. विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. What exemption is provided regarding stamp duty for documents executed by banks in favor of, this is very important, in favor of ARC acquiring financial asset for the purpose of asset reconstruction or securitization? वो एग्रीमेंट का पर्पस क्या होना चाहिए? एसेट रिकंस्ट्रक्शन शुड बी द पर्पस. जब एसेट रिकंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए बैंक अगर एआरसी के फेवर में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें क्या एग्जम्पशन मिलता है फॉर पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी? फुल एग्जम्पशन अवेलेबल है. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. सी इज द करेक्ट आंसर. What happens if the obligor makes payment to the concerned ARC after receiving a notice of acquisition? अगर ARC ने ओब्लाइगर को नोटिस इशू किया है, इन दैट केस ओब्लाइगर अगर पेमेंट करता है तो व्हाट इज द सिचुएशन? Payments are not recognized. Payments lead to valid discharge of liability. Payments are held by the bank or financial institution. Payments are refunded to the obligor. तो जब भी कोई ओब्लाइगर उस लोन अकाउंट के बारे में रीपेमेंट करेगा, कोई भी पेमेंट करेगा, इट विल बी वैलिड डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी. सो बी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next, which entity becomes the owner of the financial assets upon acquisition by ARC? ARC जब कोई एसेट एक्वायर करती है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बाय इशूइंग द सिक्योरिटी रिसीट्स, इन दैट केस वो पर्टिकुलर एसेट का ओनर कौन बन जाता है? ओरिजिनेटर, बैंक, क्वालिफाइड बायर या ARC? ARC becomes the owner of an asset. It is very simple but confusing question. Qualified buyer बनेगा या ARC बनेगी? In this case, ARC becomes the owner of the financial asset. So D is the correct answer for this question. Under what conditions can an ARC commence or carry out business according to the SURFACE Act? ARC कब बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं? क्या क्या कंडीशंस है? दो कंडीशंस है. एक तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरबीआई से लेना है, प्रियोर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आरबीआई, एंड नेट ओन फंड्स जो है वो कम से कम 2 करोड़ होने चाहिए. सो ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ आरबीआई एंड हैविंग ओन फंड्स ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट. Obtaining certificate from RBI and having own net on funds of at least 2 crores appears to be correct. Obtaining certificate from SEBI not correct. No need to read complete statement. Obtaining ये भी correct नहीं है. SEBI से लेना नहीं है, उनको RBI से ही लेना है. So B is the correct answer for this question. Obtaining certificate from RBI and having own funds of at least 2 crores is required for carrying out any activity बाय ARC. सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन,
This will be a motivating factor for me also. With this, we will conclude our discussion with a request. जो हम रेगुलर डिस्कशंस कंडक्ट करते हैं, आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाइए, ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी. विद दिस, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच.